हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक्स ऑफ लर्निंग। हम इस वीडियो में फंडामेंटल राइट के बारे में जानेंगे, स्पेशली राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 से रिलेटेड है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं। जैसा कि इसके नेम से क्लियर है, फंडामेंटल मूलभूत व्यक्ति को एक जीवन जीने के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना अधिकारों के उसका जीवन मात्र एक जानवर के समान रहता है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति के अधिकारों की एक अहम भूमिका रहती है, एक अहम जगह होती है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति को एक कोर सेंटर माना जाता है, क्योंकि वो उसके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करती है लोकतांत्रिक व्यवस्था। इसलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज़ नथिंग विदाउट फ्रीडम एंड फ्रीडम इज़ नथिंग विदाउट जस्टिस एंड जस्टिस इज़ पॉसिबल if there is some equality. So in this video we will learn about equality. Now we will deal with the fundamental right available only to citizens. हमारे फंडामेंटल राइट्स को एक इस तरीके से भी क्लासीफाई किया जाता है कि जो सिर्फ हमारे सिटीजन्स को अवेलेबल हैं और फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं हैं। जैसे कि आर्टिकल 15 सिर्फ हमारे सिटीजन्स को ही अवेलेबल है, ये फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। आर्टिकल 16, 19, 29 और 30, बाकी के सभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिटीजन्स के लिए भी हैं और फॉरेनर्स के लिए भी हैं। अब जानते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट कौन कौन से होते हैं। जैसे कि लीगल राइट्स होते हैं जिनको हम इन्फोर्स कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। तो इनको दो भागों में डिवाइड किया, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। अब कॉन्स्टिट्यूशनल में जो फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में दिए हुए हैं, जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनकी वायलेशन पे हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, वो हम लास्ट वीडियो में डील करेंगे जो फंडामेंटल राइट्स की होगी। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल में वो राइट्स हैं जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो पार्ट 3 से अलग दिए हुए हैं। जैसे कि आर्टिकल 265 में टैक्सेशन से रिलेटेड, 300A में ट्रेड से रिलेटेड, 326 में वोटिंग से रिलेटेड। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में जैसे जो स्टैट्यूटरी राइट्स हैं, जो स्पेशल कानून बना के जिनको इन्फोर्स किया जाता है, जैसे कि इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मैरिज से रिगार्डिंग, एडॉप्शन से रिगार्डिंग, इनहेरिटेंस से रिगार्डिंग। तो हम इस वीडियो में सिर्फ फंडामेंटल राइट को डील करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि फंडामेंटल राइट का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है। व्यक्तियों द्वारा इनको यूज़ किया जाता है, इन्जॉय किया जाता है, और राज्य और व्यक्ति के खिलाफ में भी इनको इन्फोर्स कराया जाता है। लिमिटेड, ये जो सरकार है, जो राज्य है, राज्य की निरंकुशता को रोकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जब आप फंडामेंटल राइट को पढ़ोगे तो उनकी एक डेफिनेशन नेगेटिव वे में दी हुई है, जैसे कि स्टेट शैल नॉट, स्टेट विल नॉट डू दिस, स्टेट विल नॉट डू दैट। तो इस तरीके से इसकी जो डेफिनेशन है, इट मीन्स वो स्टेट को प्रिवेंट करता है, स्टेट की जितनी शक्तियाँ हैं उनको एब्सोल्यूट होने से रोकता है, स्टेट को ऑथोरिटेरियन नहीं बनने देता। फंडामेंटल राइट का एक कंट्रोल करता है स्टेट को। तो ये लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, सिर्फ आर्टिकल 17 को एब्सोल्यूट नेचर प्रोवाइड किया गया है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जा सकते हैं, जो कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में उसकी ग्राउंड्स दिए हुए हैं सभी। और ये जस्टिफिएबल है क्योंकि इनको कोर्ट द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट बताते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की पावर को हम लिमिट कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स से, क्योंकि आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू पढ़ा था हमने कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है, जो लॉ डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट को, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर किसी भी तरीके से वो फंडामेंटल राइट्स को या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को या बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उसका कॉग्निजेंस लेके उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे। और स्टेट डजंट एंजॉय एब्सोल्यूट पावर। हमने पहले डील किया कि स्टेट की पावर को लिमिट किया गया है, स्टेट को हमेशा कंट्रोल, बैलेंसिंग ऑफ पावर रखी है। जो हमने सेपरेशन ऑफ पावर है उसमें बैलेंसिंग भी रहती है। और नेगेटिव ऑब्लिगेशन फॉर स्टेट, स्टेट को नेगेटिवली ऑब्लिगेट किया है कि वो अपनी सीमित दायरे में रह के काम करें। अब 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 में दिया हुआ है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 और 24 में डील करेंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 में डील करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स
इसको आर्टिकल 29-30 5th वीडियो में डील करेंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये 6th वीडियो में ही आएगा, 32 को डील करेंगे, इसमें सभी रिट्स होंगी। नाउ राइट टू इक्वलिटी, वी स्टार्ट विद इक्वलिटी बिफोर लॉ। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट इन माई प्रीवियस वीडियो, सो प्लीज़ विजिट। तो आर्टिकल 15 को हम डील करते हैं। सबसे पहले प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस, कि इन 5 आधारों पे किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना धर्म के आधार पे, ना नस्ल के आधार पे, ना कास्ट के आधार पे, ना सेक्स के आधार पे, ना बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पे। देखो, जब कानून में किसी चीज़ के लिए लिखा रहता है कि इन आधारों पे भेदभाव नहीं होगा, इट मीन्स कि उन आधारों पे भेदभाव हुआ है। जैसे धार्मिक आधार पे हम भेदभाव देखते हैं, कम्युनल राइट्स देखते हैं। रेस के आधार पे अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा अमेरिका के बारे में कि फ्लॉयड को पुलिस ने मार दिया था वहाँ पे, और ये हमने न्यूज़ में सुना था। कास्ट बेस्ड हमने सुना है कि एट्रोसिटीज़ वगैरह जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स लोगों पे होती है। और सेक्स वाला जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे हम करते हैं, ये विमेंस पे हम करते हैं स्पेशली। और प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान के आधार पे कोई अलग जगह से बिलोंग करता है, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जैसे कि उनको हम किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हैं अपने किसी भी एक्ट से, तो ये उसको प्रोहिबिट करता है। तो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, यहाँ पे राज्य को बताया गया कि राज्य किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 में लिखा है नोट सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ऑफ रेस दीज 5 ग्राउंड्स बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू एक्सेस, और उनको किसी भी आधार पे दुकानों पे, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में और पब्लिक एंटरटेनमेंट और कुएं, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, इन किसी भी जगह पे उनको भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना किसी भी जगह पे उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, रोका जाएगा। नाउ वी विल डील विद आर्टिकल 15 clause 3rd. Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children. अभी हमने पहले पढ़ा था कि राज्य इन 5 आधारों पे भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि 5, अगर कोई 6वां आधार अगर राज्य को लगता है कि ये जायज़ है, उस पर वो भेदभाव कर सकता है। और 13 और 3 में ये बोलते हैं कि अगर राज्य चाहे तो इस नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट, इस आर्टिकल में राज्य को कोई रोकेगा नहीं अगर वो स्पेशल प्रोविजन विमेन और चिल्ड्रन के लिए बनाता है तो। और 4 में लिखा हुआ है नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन ऑफ SC एंड ST। तो इन प्रोविजंस को हम एक्सटेंडेड तरीके से आगे डिटेल में देखते हैं। आर्टिकल 15 में मैंने बताया कि सेक्स कैन बी ग्राउंड फॉर ट्रीट डिफरेंटली, जो विमेन और चिल्ड्रंस के लिए जो स्पेशल प्रोविज़न था। और जब हम 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पढ़ेंगे, जिनसे लोकल पंचायत और उसके लोकल गवर्नमेंट को हमने इस्टेब्लिश किया था, जिसमें 1/3 जो सीट हमने उनके लिए महिलाओं के लिए आरक्षित की, ये उसके बारे में बताता है। आर्टिकल 15(4) जिसको हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1951 में ऐड किया था, इन्होंने बताया कि इट अलाउ द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन इन फेवर ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन, इंक्लूडिंग SC और ST के लिए स्पेशल प्रोविजन को इंक्लूड कर सकते हैं। आर्टिकल 15 के 5 clause 5 को 93rd अमेंडमेंट से जुड़ा गया। इसमें इट कन्फर द पावर ऑन द स्टेट टू प्रोवाइड बाई लॉ रिजर्वेशन ऑफ सीट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स in education institution including private or education institution whether receiving aid or not of state fund but exclude minority institution। ये राज्य को शक्तियाँ देता है कि वो जो बैकवर्ड पिछड़ी जो क्लासेस हैं उनके लिए शिक्षण संस्थानों में, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, लेकिन वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं हो, उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाने के लिए। अब पढ़ते हैं राइट ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अब तक हमने सुना कि मेल फीमेल 2014 से पहले, और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जिसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूर कम्युनिटी होती है। अगर हम ट्रांसजेंडर को डिफ़ाइन करें, एक ऐसी कम्युनिटी जो बायोलॉजिकली असाइन, जो इसको बायोलॉजिकली
जो बॉडी मिली हुई है वो उससे अनकंफर्टेबल हो, उसको हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में मानते हैं। उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनके सेक्स के आधार पे, उनके लिंग के आधार पे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में उनको थर्ड जेंडर का एक स्टेटस मिला और उनको अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, वो किस तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को इंडल्ज करना चाहते हैं, ये उनके ऊपर है। एंड जेंडर आइडेंटिटी, और उनको एक थर्ड जेंडर की आइडेंटिटी मिली, और जिसकी अगर जेंडर आइडेंटिटी मिलने के बाद उनको अधिकार दिए गए, शादी का अधिकार, अडॉप्शन का अधिकार और इनहेरिट करने का, प्रॉपर्टी को क्लेम करने का, मतलब अपनी फॉर्मल आइडेंटिटी को क्लेम करने के लिए। तो आर्टिकल 15 में हमने ट्रांसजेंडर सेक्शन के बारे में भी पढ़ा। अब पढ़ते हैं सेक्शन 377 आईपीसी, जो अननेचुरल ऑफेंसेस को बताता है। हाई कोर्ट ने भी सबसे पहले इस केस में बोला था कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक स्पेशल आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, जो उनके एक्ट हैं, जिनके एक्ट को हम अननेचुरली बोलते हैं, अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ नेचर बोलते हैं, उसको जो क्रिमिनलाइज किया गया था आईपीसी में, जो कि बहुत कॉलोनियल लेजिस्लेशन है, उसमें सबसे पहले इसको डिक्रिमिनलाइज किया गया दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, 2 जज की बेंच ने उसको फिर से क्रिमिनलाइज कर दिया। फिर लास्ट में अभी रिसेंटली जोसेफ शाइन वाले केस में उनको फिर से डिक्रिमिनलाइज कर दिया, सॉरी नवतीत सिंह जौहर केस में। नाउ वी विल डील विद आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अवसरों की समानता के बारे में हम आर्टिकल 16 में रीड करते हैं। क्लॉज 1 डील विद देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ रिलेटिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ये एम्प्लॉयमेंट के लिए स्टेट के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उनके लिए डील करता है। नो सिटीजन शैल ऑन एनी ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंडेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस ऑफ एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इन रेस्पेक्ट। इसमें ग्राउंड को एक बढ़ा दिया गया है, डिसेंडेंट और एनी एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑफिस ऑफ द स्टेट। इन आधारों पे किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ फॉर प्रेस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू ए क्लास और क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट। राज्य के पास अधिकार है, उसको डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहे तो किसी के लिए स्पेशल प्रोविजन से ये स्कीम प्रमोट कर सकती है कि उस स्पेशल फेवर करने के लिए। और एनी लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी एनी रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस विद इन दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी प्रायर टू सच एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। उनके इस प्रोविजंस को आगे हम एक्सटेंडेड करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशंस के साथ डील करेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आर्टिकल 16 में जो क्लॉज 4, क्लॉज 5, इनकी बेसिक रीडिंग यहाँ से आप कर लीजिए। आगे इनकी इंटरप्रिटेशन में इन डेप्थ यू विल गेट टू नो अबाउट दैम इन डिटेल। सबसे पहले जो इंदिरा साहनी केस हुआ था 1992 में, उन्होंने बताया कि कास्ट एक अकेला पैरामीटर नहीं है किसी की बैकवर्डनेस जानने का। देयर आर अदर बैकवर्डनेस मीटर्स टू गॉज दैम, लाइक कल्चरली बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड, फाइनेंशियली बैकवर्ड, मैनी ग्राउंड्स आर देयर, बट caste is a prominent factor to decide the backwardness. Economic condition need not be only criteria. Article 16(4) is not an exception to Article 16(1). Article 16(4) क्या है, इसमें हम डील करेंगे nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation or appointment of post in favor of backward classes of citizens। कि राज्य को कोई भी नहीं रोकेगा अगर वो स्पेशल प्रोविजन किसी रिजर्वेशन के लिए बनाता है किसी भी बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल 16(4) इज नॉट एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16(1), क्योंकि आर्टिकल 16(1) में कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, आर्टिकल 16(4) में बता रहा है कि स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। तो रिजर्वेशन इज वैलिड अंडर आर्टिकल 16(1) है, वो वैलिड माना जाएगा क्योंकि ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। क्योंकि रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए हमने आर्टिकल 14 में पढ़ा था, अगर तुम उसमें था कि लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक एंड अलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक, कि जो लोग समान हैं उनको समान तरीके से हम देख सकते हैं, लेकिन असमान लोगों को समान तरीके से नहीं हम गाइड कर सकते, क्योंकि ये समानता के सिद्धांत के खिलाफ होगा। आर्टिकल 16(4) इज जस्ट ए इनेबलिंग प्रोविजन। ये सरकार इस स्टेट को, जो स्टेट आर्टिकल
12 में डिफाइन है उसको इनेबल करती है कि वो स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट क्या होगी कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हो, बैकवर्ड क्लास दैट इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक सर्विस, और ऐसी बैकवर्ड क्लास जो पब्लिक सर्विसेज में, सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेड नहीं है, उनकी संख्या कम है वहाँ पर। नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट रिजर्वेशन इन आर्टिकल 16(4) which allow the state to make provision for reservation of appointment or post in favor of any backward class of citizen did not apply to promotion। वो प्रमोशन के लिए नहीं है, सिर्फ इसमें बताया कि जो रिजर्वेशन है वो नॉट फॉर प्रमोशन, ओनली फॉर वन टाइम एंट्री लेवल पे प्रमोशन होगा, एंट्री लेवल पे रिजर्वेशन होगा, प्रमोशन बेसिस पे नहीं। दिस अफेक्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एम्प्लॉयज़, इसने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो एम्प्लॉयज़ थे उनको प्रभावित किया, तो इसकी वजह से उनको आगे प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के लिए क्लॉज 4A ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और इसमें बताया कि आर्टिकल सेल नथिंग इन दिस आर्टिकल सेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन। तो कुछ भी इस आर्टिकल में स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा इन फेवर ऑफ SC एंड ST इन दी, अगर राज्य की ओपिनियन में है, राज्य की राय में है कि वो एडिक्वेटली प्रेजेंटेड नहीं है, एडिक्वेटली उनकी जो नंबर है कम है। और आर्टिकल 16(4) में भी ऐड किया गया, जिसने बताया कि वाइल कैलकुलेटिंग द कोटा फॉर पर्टिकुलर ईयर कैप्ट एट 50% बाई इंदिरा साहनी अनफुलफिल्ड एंड कैरी फॉरवर्ड कोटा। अगर किसी के लिए वैकेंसीज है, किसी कम्युनिटी के लिए, और उस कम्युनिटी में टैलेंटेड लोग नहीं है या फिर सूटेबल कैंडिडेट नहीं है उसकी पोस्ट के लिए, तो जो उनकी वैकेंसीज जो हो जाती हैं वो अगले साल फॉरवर्ड हो जाती हैं, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, क्योंकि अगर जो इस 2014 में कुछ भी वैकेंसीज आई थी वो नहीं पूरी भर पाई, 2015 में जब भी वो एग्ज़ाम होगा तो वो आगे फॉरवर्ड हो जाएंगी। तो अब ये उसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि अगर 50% का जो नियम रहता है रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता कि वो उल्लंघन होगा, इसमें ये एक्सेप्शन है, कैरी फॉरवर्ड रूल है। तो क्रीमी लेयर उन्होंने OBC के लिए बनाई थी। OBC में जो बेल ऑफ कम्युनिटी है उसके जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड जो भी बेसिस पे इंदिरा साहनी केसेस में बनाए उनको एक्सक्लूड किया रिजर्वेशन पॉलिसी से, और रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा ओवरऑल, और ओनली इकोनॉमिक क्राइटेरिया वैलिड नहीं है, इसके लिए मल्टीपल क्राइटेरिया या इफ़ स्टेट थिंक दीज पैरामीटर या फिर वो नई एक एवेल्यूएशन मेथड वगैरह इवॉल्व कर सकते हैं जिसके बेसिस पे वो किसी की बैकवर्डनेस जज कर सके। रिजर्वेशन इन प्रमोशन नॉट वैलिड, दिस वाज नलीफाइड बाय 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1995। ये नलीफाई किया गया ये वाला प्रोविज़न, और प्रमोशन में भी रिजर्वेशन बाद में प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 14A ऐड करके। रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास शैल नॉट अफेक्ट द ओवरऑल एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर रिजर्वेशन किसी भी तरह की प्रशासनिक में जो कुशलता को अगर प्रभावित करे तो वो नहीं दिया जाएगा, वो खिलाफ माना जाएगा इस केस के। नाउ रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ SC एंड ST इन प्रमोशन, ये एक्सटेंड किया गया सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। इसकी वजह ये थी क्योंकि ये कम्युनिटी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं थी जहाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, जैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ब्यूरोक्रेसी में सेक्रेटरी लेवल, कैबिनेट सेक्रेटरी। सुप्रीम कोर्ट इन दी इंदिरा साहनी केस हेल्ड द अबव रिजर्वेशन पॉलिसी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड ऑन द ग्राउंड दैट अंडर आर्टिकल 16(4) सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंजॉय द पावर टू एक्सटेंड रिजर्वेशन टू बैकवर्ड क्लास ओनली एट द एंट्री लेवल। उन्होंने इंदिरा साहनी वाले केस में मैंने बताया था कि वो सिर्फ एंट्री लेवल पे, अगर आपने सरकारी नौकरी आपकी लगी तो आपको रिजर्वेशन का जो बेनिफिट मिलेगा वो एंट्री लेवल पे मिलेगा, उसके बाद में प्रमोशन में आपके लिए एक्सटेंड नहीं होगा, बट नॉट सब्सिक्वेंटली रिक्रूटमेंट। सब जो रिक्रूटमेंट होने के भर्ती होने के बाद में वो बाद में आपको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। अब 77th अमेंडमेंट के बारे में जिसने क्लॉज 4A ऐड किया था, प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन SC ST के लिए, जो हमने पहले डील कर लिया। 81st जिसमें 16(4)B को ऐड किया था, जिसके कैरी फॉरवर्ड रूल को डिफाइन किया था, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2001 में हुआ, उसने जो आर्टिकल 16(4)A की डेफिनेशन को थोड़ा चेंज किया, जैसे कि मीट प्रोविजन फॉर कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। बाद में जो प्रमोशन होने के बाद में जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी है, इन केस ऑफ प्रमोशन बाय वर्च्यू ऑफ रूल ऑफ रिजर्वेशन फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू SC एंड ST,
और इसको भूतलक्षी प्रभाव दिया 1995 से पहले जून से। फिर एम नागराज केस जो 2006 में हुआ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बताया कि जो आर्टिकल 16(4)(a) है वो गैर संवैधानिक है और वॉइड है। सच प्रमोशन इन रिजर्वेशन पॉलिसी शैल फुलफिल फॉलोइंग कंडीशन, अगर वो इन निम्न शर्तों की को पूरा करते हैं तभी वो वैलिड माने जाएंगे। जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसी 50% सीलिंग लिमिट से नहीं होनी चाहिए जो इंदिरा साहनी केस में थी, और वो सोशली, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए होने चाहिए, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में वो उनकी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, कम होने चाहिए। रिजर्वेशन पॉलिसी ओवरऑल जो प्रशासनिक कुशलता को प्रभावित नहीं करनी चाहिए, और उनके लिए क्वान्टिफाइबल डेटा हो इस सपोर्ट में कि जो ये रिक्वायरमेंट है, जो ये ज़रूरतें हैं, जो डेटा के माध्यम से या उन आंकड़ों के माध्यम से सिद्ध की जा सकें। जाट रिजर्वेशन पॉलिसी 2014 में जब यूपी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया था जिसमें जाट कम्युनिटी को सेंट्रल लेवल पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन जो जाट कम्युनिटी है ऑलरेडी काफ़ी स्टेट्स में वेल ऑफ है और स्टेट लेवल पे वो ओबीसी का स्टेटस भी इंजॉय करते हैं, और तो इनको लगा, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उन्होंने भी बोला था, एक बार उनकी रिपोर्ट में था कि ये बैकवर्ड हैं, दे शुड बी प्रोवाइडेड रिजर्वेशन, बट लेटर सुप्रीम कोर्ट फाइंड इट दैट दे डोंट डिजर्व टू इट, तो उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। तो राम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 केस में उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया। ग्राउंड ये था कि इस सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं हैं। नाउ वी विल डील विद रूल ऑफ वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब होता है कि जो रिजर्वेशन हमें मिला हुआ है शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, ओबीसी को, वो 50% से अधिक नहीं जाएगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि बैकवर्ड क्लास की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो 50% से नहीं अधिक होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो आर्टिकल 14 का भी वॉयलेशन करेगा, इक्वलिटी का। क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन था जिसमें जो वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे थे वो 69% रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे थे, जो कि संविधान के खिलाफ था। क्योंकि इन्होंने इस जो प्रोविज़न में जो ऑर्डिनेंस या जो नोटिफिकेशन था तमिलनाडु गवर्नमेंट का, इसने इंदिरा साहनी केस की जो गाइडलाइन जो दी थी उनको वायलेट किया था, और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस शेड्यूल को, इस जो एक्ट को 9 शेड्यूल में डाल दिया। 9 शेड्यूल में डालने के लिए अब बोला गया, क्योंकि 9 शेड्यूल का मतलब होता है कि ऐसी कानून जिनका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा, जिनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, जो हमने आर्टिकल 13 में पढ़ा। अगर कोई भी कानून संविधान के खिलाफ में है तो न्यायालय उसका जुडिशियल स्क्रूटनी करता है ताकि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करे। अगर उन कानूनों को 9 शेड्यूल में डाल देंगे तो एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन सा मिल जाता है कि सुप्रीम कोर्ट उनको रिव्यू नहीं कर पाएगा। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको 9 शेड्यूल में डाल दिया था। लेकिन जुडिशियल रिव्यू 24 अप्रैल 1973 में जो केशवानंद भारती केस हुआ था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर में बताया गया कि जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इसका मतलब 24 अप्रैल के बाद से जो भी कानून बनाए जाएंगे उनकी न्यायिक पुनर्विलोकन होनी चाहिए। और जो EWS रिजर्वेशन 124 में संविधान संशोधन के बाद प्रोवाइड किया गया था, जो 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, जो स्वर्ण जाति समाज में रहते हैं, उनके लिए इट स्पेसिफिकली इन्होंने जो आर्टिकल 15 और 16 को अमेंड करके न्यू प्रोविज़न को इंसर्ट करके ये जो गवर्नमेंट, मैंने बताया था कि आर्टिकल 16 में कि इट इज़ डिस्क्रिशन ऑफ स्टेट ऑन द स्टेट दैट दे में प्रोवाइड अ क्लास ऑफ सिटीजन इफ दे थिंक they should be provided reservation and they can extend the benefit. Nothing in this article shall prevent the state, जो मैंने previously बताया था आपको. The Supreme Court may uphold the validity of new ground for reservation or declared ultra vires of the constitution. या तो न्यायालय के पास दो चीज़ हैं कि या तो वो उसको अल्ट्रा वायर्स बता देगी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के लिए और इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगी। क्योंकि ये जो 13 जज की बेंच जो थी, 9 जज की बेंच जो इंदिरा साहनी केस में, उन्होंने इसको डिसाइड किया था। अगर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच का फैसला ओवररूल्ड होना है तो उससे बड़ी
उससे भी बड़ी बेंच बनाने की ज़रूरत बनती है, अदरवाइज़ ये कॉन्स्टिट्यूशन के वॉयलेशन में होगा। या तो सुप्रीम कोर्ट इनको अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर करेगा या फिर कुछ नोटिफिकेशन इश्यू करके या बड़ी बेंच से ये फैसला वैलिड कर दिया जाएगा। एंड सिंस द 1993 ruling was 9-judge bench constitutional bench, the bar on quota beyond 50% would need to be overturned by the larger bench. Okay, be deleted. 9 शेड्यूल के बारे में मैंने बताया था कि ये फर्स्ट हमने जो सैलिएंट फीचर को डील किया था, तो उसमें 8 अनुसूचियों के बारे में बताया। जब संविधान को लागू किया गया था 8 अनुसूचियाँ थी। 9वीं अनुसूची ये फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी, जिसमें ये था कि जितने भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड प्रोविज़न थे उन कानूनों को 9 शेड्यूल में डाला गया ताकि उनका जुडिशियल रिव्यू ना हो, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू होगा तो वो वायलेटिव होगा कॉन्स्टिट्यूशन से और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा। तो उनको एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है 9 शेड्यूल। लेकिन IR कोयलो वाले केस में 2007 में उन्होंने कहा कि जो 9 शेड्यूल है इसको इतनी इम्यूनिटी नहीं मिली कि जुडिशियल रिव्यू से, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस में है। उससे पहले के जो कानून है उनके लिए जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल नहीं होता, बट आफ्टर 1973 के बाद के हैं उनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट जरूर होगा उनका। ऑब्जेक्ट बिहाइंड आर्टिकल 13B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू रिमूव डिफिकल्टी एंड नॉट टू वाइप आउट जुडिशियल रिव्यू। उनका सिर्फ आर्टिकल जो 31B ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डील किया ऐड किया गया था, इसका उद्देश्य ये था कि कोई कठिनाइयों को दूर करने के लिए, ये नहीं कि आप जुडिशियल प्रोसेस से बचने के लिए ये 9 शेड्यूल को प्रयोग में लाएं। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पॉलिसी। अभी हमने वर्टिकल पढ़ा कि SC के लिए इतना %, ST के लिए ये %, OBC के लिए इतना % और ये ओवरऑल 50% से एक्सीड नहीं करे। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो जाति व्यवस्था है वो काफ़ी एक स्ट्रक्चर तरीके से है, काफ़ी नीचे तक है। वो सब ग्रुप कास्ट है, सब कास्टेस हैं और सब ग्रुप्स हैं उसमें। तो रिजर्वेशन विद इन द रिजर्वेशन, इसका मतलब है कि आरक्षण में आरक्षण। जैसे कि शेड्यूल कास्ट के अंदर भी काफ़ी और कास्ट आती हैं, ST के अंदर भी और कास्ट आती है, OBC के अंदर और कास्ट आती हैं। अगर OBC को जो रिजर्वेशन 27% मिलता है तो OBC में और भी जो कास्ट ग्रुप्स होती हैं उनको वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे। सेक्शन ऑफ बैकवर्ड क्लास पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सच ग्रुप distributing the % of seat reserved for the section of the backward class among the subgroup is called horizontal reservation। ये T मुरलीधर राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में इनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड है, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन किया गया वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है और ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन आर्टिकल 14 में डील किया था। कैरी फॉरवर्ड रूल ये मैंने पहले डील कर दिया। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत, अबॉलिशन करना। अबॉलिशन का मतलब होता है इसको ख़त्म करना। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिशन इन इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डिंग विद द लॉ। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये जो कानून बनाया था वो इस फंडामेंटल राइट को के इन्फोर्समेंट के लिए था। इससे पहले आर्टिकल 35 जो अभी भी है, उन्होंने पार्लियामेंट के पास पावर कन्फर की थी, उनको पार्लियामेंट को पावर देते हैं कि आप ऐसा कानून बनाए जो इसके लिए पनिशमेंट प्रोवाइड करे, जो आर्टिकल 17 में जो दिया हुआ है। पार्लियामेंट ने अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट बनाया 1955 में, उसको रीनेम किया गया 1977 में सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं था। उसको रिप्लेस करके प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, और जिसको हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट बोलते हैं, जो 1989 में आया था। ये स्ट्रिक्टर पनिशमेंट के लिए है। जब हम NCRB का डेटा देखेंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा, तो उसमें हम देखते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पे जो एट्रोसिटीज़ होती हैं, जो बैकवर्ड रीजन्स में जहाँ पे लोग इलिटरेट हैं और अभी भी जो कास्ट प्रिजुडिसेस से वायस्ड हैं, वो लोग उन पे एट्रोसिटीज़ करते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट लेके आए। अब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज बिल 2014 में लेके आए थे, जो कि 1989 वाले एक्ट को अमेंड करता है। लेकिन ये लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में स्टिल ये पेंडिंग है।
और इसमें जो प्रोविजंस वो थे कि जो कोई भी व्यक्ति जो SC या ST की ज़मीन को लेने की कोशिश करेगा रॉन्गफुली, पहले ये जो बिल है ये ऑर्डिनेंस के थ्रू पास किया था, लेकिन अभी ये एक्ट नहीं बना। रॉन्गफुली ऑक्यूपाइंग लैंड ऑफ SC एंड ST, या किसी जो SC ST की विमेन को सेक्सुअली असॉल्ट करता है। और इसमें नई ऑफेंसेस को भी जोड़ा, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को मरे हुए जानवर को ले जाने के लिए उनको बोलना, या फिर उनको गाली गलौज करना, या उनके लिए इल विल के साथ कुछ भी डिसरेस्पेक्ट करना, उनको असम्मान करना, और उनको सोशल बॉयकॉट करना, सामाजिक बहिष्कार करना, ये सब ऑफेंस इसमें नए जोड़े गए। और इसमें जो विक्टिम होता है, विक्टिम और विटनेस बोलते हैं जो कि एक गवाह को, और विक्टिम रहता है जिसके साथ अत्याचार हुआ हो, उसके अधिकार को भी ये सुरक्षित करता है ये बिल। और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट जो कि इस मैटर को जो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से जल्दी डिस्पोज करे। और दिस एक्ट स्पेसिफाई दैट नॉन SC एंड ST पब्लिक ऑफिस सर्वेंट हु नेग्लेक्ट हिज ड्यूटीज रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रीमेंट फॉर अ टर्म 6 months to 1 year। अगर कोई भी ऑफिसर जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग नहीं है, अगर वो उनको नेग्लेक्ट करता है उनकी कंप्लेंट को, तो उसके लिए पेनल्टी के प्रोविजंस हैं। अगर इसमें एक प्रोविज़न ये भी ऐड किया था, अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को कहीं पे वोट करना या ना करने के लिए अगर जोर डालें, ये भी एक ऑफेंस है। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट एक्ट 2014, इसमें एक न्यू प्रोविज़न ऐड किया गया था, जिसको लेके नेशन वाइड एक प्रोटेस्ट भी हुए थे, जिसमें जो बेल प्रोविजंस थे उनको इसमें बोला गया था कि इनको प्राइम ऑफिसी अगर कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता तो उनको बेल प्रोवाइड की जाए, लेकिन इसका बहिष्कार किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पे जो रूलिंग दी थी वो ये है कि जो ओरिजिनल प्रोविज़न है उसको फिर से रिस्टोर किया। आर्टिकल 18 डील्स विद अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कि किसी भी तरीके के टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे। पहले जैसे लोगों के पास टाइटल्स होते थे, महाराजा धीराज, या किसी भी तरीके के जो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट या देसी प्रांतों में जो मिलते थे उनको, क्योंकि इससे क्या होता है किसी व्यक्ति के साथ अगर ऐसे टाइटल्स जुड़ते हैं तो वो एक अलग क्लास ऑफ पर्सन बनाते हैं, और लोगों के साथ एक डिफरेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं उनके। नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक, ये एक्ट की डेफिनेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आगे कि इट प्रिवेंट आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन अमंग पीपल, कि किसी भी तरीके की डिस्टिंक्शन नहीं बने लोगों के बीच में। जैसे पहले नाइटहुड वगैरह, राजा महाराजा, इस तरीके के टाइटल दिए जाते थे, लेकिन एकेडमिक डिस्टिंक्शन अभी भी दे सकते हैं, जैसे कि PhD या लॉयर या जो एडवोकेट या डॉक्टर, इस तरीके की डिस्टिंक्शंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं, क्योंकि ये इसमें आर्टिकल 18 में प्रोहिबिटेड नहीं है। और अवार्ड जैसे कि पद्मश्री भूषण, भारत रत्न, इन अवार्ड को भी दिया जा सकता है और ये टाइटल कन्फर्ट किए जा सकते हैं। और फ्री टू, इसमें एक प्रोविज़न में ये लिखा था कि नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, लेकिन इसके लिए एक प्रोविज़न यहाँ पे ये है कि एकेडमिक डिस्टिंक्शन के लिए अगर ये जो फ्री टू रिसीव अवार्ड इन नेचर ऑफ लेजेंडरी ऑनर्स कन्फर्ड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट, जैसे कि फ्रेंच गवर्नमेंट और या किसी UK की गवर्नमेंट कुछ अवार्ड ऑफर करते हैं, उनको सर्टेन एक्सेप्शंस आर देयर, उनको कन्फर्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 18, अगर कोई भी कानून है, कोई भी अधिकार है, अगर उसकी वायोलेशन के साथ हमारे पास कोई रेमेडीज नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, तो उस अधिकार का कोई मतलब नहीं रहता। तो आर्टिकल 18 सिर्फ मेयर डिक्लेरेशन है, क्योंकि अभी ऐसी कोई कानून नहीं है जो अगर इसका वायोलेशन हो तो उसके लिए पनिशमेंट प्रेस्क्राइब करे। अब हम डील करते हैं कि अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उसने आर्टिकल 15, 19 और 31 को अमेंड किया था, और ये सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 1951 में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो पार्लियामेंट के पास जो पावर हैं वो दो तरीके की पावर हैं। एक तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पावर थी वो अंडर आर्टिकल 368, और एक ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग पावर है।
और उनका जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाली पावर है उसमें उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, और जो भी अमेंडमेंट वो करेंगे वो जो लॉ वर्ड है आर्टिकल 13 में वो वहाँ पे नहीं माना जाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट ने नंबर ऑफ केसेस में फॉलो किया, शंकरी प्रसाद केस से लेके सज्जन सिंह केस 1965 जो राजस्थान से रिलेटेड था। तो 17 अमेंडमेंट हुआ जिसने गोलकनाथ केस में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराना डिसीजन था जो शंकरी प्रसाद में था उसको ओवर रूल्ड किया और उनको बोला कि ये सिर्फ हमारे जो पार्लियामेंट सिर्फ एक और टाइप की पावर रखती है, ऑर्डिनरी पावर। जो आर्टिकल 368 में जो प्रोसीजर दिया हुआ वो सिर्फ अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, उसमें अमेंडमेंट के लिए नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती पार्लियामेंट या किसी भी पार्ट को अमेंड नहीं कर सकती। और जो भी अमेंडमेंट होंगे वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में की डेफिनेशन में होंगे। इट मीन्स उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और पार्लियामेंट कांट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, और पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की जो पोजीशन है वो ट्रांसेंडल है और काफ़ी इसकी हायर पोजीशन है। फिर 24वें संशोधन में क्या हुआ था कि इसने आर्टिकल 368 को अमेंड किया। अमेंडमेंट का काम रहता है, ये पार्लियामेंट अमेंडमेंट करती है और जो जजमेंट आते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देते हैं। तो अमेंडमेंट जो 24th हुआ उसने पार्लियामेंट ने 368 को अमेंड किया और 368 में क्लॉज 3 जोड़ा और उसमें लिखा कि नथिंग इन दिस आर्टिकल 13 सेल इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 19 अंडर आर्टिकल 368। इसका मतलब है जो आर्टिकल 13 में जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है उसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है किसी भी कानून बनता है उसको रिव्यू करने के लिए। उन्होंने बोला कि जो 368 में हम अमेंडमेंट करेंगे वो जुडिशियल लॉ नहीं माना जाएगा रिव्यू करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर केशवानंद भारती केस में इस डिसीजन को ओवररूल किया जो गोलकनाथ में दिया था और फिर से बताया कि जो 24th और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की उसको अपहेल्ड किया, उसको माना और कहा कि हाँ पार्लियामेंट के पास 2 टाइप की पावर है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट और एक ऑर्डिनरी, जो पहले बताया था। फिर मिनर्वा मिल्स केस जो 1980 में हुआ था जिसमें आर्टिकल 368 और के क्लॉज 4 और 5 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। ग्राउंड क्या थी इनको करने के लिए, क्योंकि ये जो 2 क्लॉज जोड़े गए थे ये जुडिशियल रिव्यू की पावर को लेते हैं और जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनके बीच में जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करते हैं, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। क्योंकि 1980 से पहले केशवानंद भारती केस हुआ था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर दिया था और दिस केस अगेंस्ट दी स्ट्रेंथन दी बेसिक स्ट्रक्चर, और इस केस ने बेसिक स्ट्रक्चर को फिर से मजबूती प्रदान की क्योंकि एंड स्टक डाउन टू चेंज मेड टू दी कॉन्स्टिट्यूशन बाई 42nd अमेंडमेंट डिक्लेयरिंग देम टू वॉलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और उनको बेसिक स्ट्रक्चर वॉलेटिव माना और उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। जजमेंट मेक इट क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट द पार्लियामेंट इज सुप्रीम। इस जजमेंट में मिनर्वा मिल्स वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हमारा संविधान सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। अब प्रेजेंट पोजीशन आज के टाइम पे एज ऑफ नाउ कंडीशन क्या है कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को, लेकिन अमेंडमेंट करने के साथ ये ध्यान में रखेगी कि फंडामेंटल राइट को अगर करे तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं करे, बेसिक स्ट्रक्चर को जो कि उसका संविधान का मूल ढांचा है उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकती। अब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहले बताया जो हमने सैलिएंट फीचर में डील किया, यूनिटी सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो भारत की संघ व्यवस्था है, धर्मनिरपेक्ष जो स्टेटस है हमारा, सेपरेशन ऑफ पावर शक्तियों का विभाजन और पृथक्करण, इंडिविजुअल फ्रीडम व्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि का रूल ऑफ लॉ विधि का शासन, जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्वलोकन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ इक्वलिटी, ये जो प्रोविजंस दिए हुए हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इससे भी अलग भी प्रोविजन है नियरली